बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पोप फ्रांसिस जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर हैं, होलिनेस पोप फ्रांसिस का इंतकाल हो गया। उस सिलसिले में आज मैं अपनी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से और सिंध के लोगों की तरफ से क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ग्लोबली उनका दुख बांटने यहाँ तक आया हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कार्डिनल जोसेफ कूट्स का, बिशप मारियो का, कि उन्होंने इधर ये आज में बुलाया। और पोप फ्रांसिस की ज़िंदगी पिछले 13 सालों से वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर रहे हैं और उन्होंने दुनिया में अमन के लिए, दुनिया में आजकल जो माहौलियाती रिस्क हैं उनके लिए जो अपना किरदार अदा किया है, वो हमेशा के लिए याद रहेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी रहलत से एक दिन पहले उन्होंने जो अपनी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा कि गाज़ा में जो जंग और हथियार हैं उनको बंद किया जाए। दुनिया एक अजीम ह्यूमैनिटेरियन से आज उनसे जुदा हो गया, एक अजीम ह्यूमैनिटेरियन। और इस दुख में सारे रिलीजियस फेथ्स वाले अपने क्रिश्चियन भाइयों और बहनों के साथ बराबर के शरीक हैं। सिंध सूबा हमेशा एक इंक्लूसिव, हर मज़हब, हर ज़ात, हर किस्म के लोगों के साथ एक हारमनी वाला सूबा है और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे सिंध के लोग इस दुख में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हैं। इस वक्त के बाद हम थोड़ी सी और बात भी करते हैं, वो भी बड़ी मुद्दाक सूरत है। इस वक्त पूरा सिंध जाम है, पूरा कारोबारी ज़िंदगी मफलूज है, लोग आमदोरफ्त के लिए तरस रहे हैं, बड़े मुश्किलात हैं लोगों को। अब ये डैम्स का मसला, इतनी हटदर्मी वफाकी इतनी हटदर्मी वफाकी हुकूमत क्यों दिखा रही है? और उसके अलावा अब वकला बरादरी जो एहतजाज पे बैठी हुई है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुज़ाकरात हमसे करेगी वफाकी हुकूमत, हम करेंगे। सिंध हुकूमत पे बेइत्मादी का इज़हार भी उन्होंने किया है, तो आप क्या कहेंगे? मैं, आपने जो दूसरा आपका सवाल है, उनकी बेइत्मादी का जो इज़हार किया है, मैं उन पे एतमाद करता हूँ, इसलिए कि वो वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो जो भी और मेरा ये ख्याल है कि जो उन्होंने अगर ऐसे कहा है तो वो मुनासिब नहीं है, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने तो सबसे पहल की है, इसमें स्पीयर हेड है, पीपल्स पार्टी ने की है, बाकी बाद में आए सारे। और ये मैं कई बार कह चुका हूँ लेकिन शायद कन्वे नहीं कर सका हूँ। मैंने सारा चेक किया, आप लोग सारे भी चेक कर लें, चाहे वो कोई अपोजिशन की जमातें हों, चाहे जो अपने आप को कौम परस्त कहते हैं, वो मैं सबको वेलकम करता हूँ। मैं किसी की, इसीलिए किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जी उनके खिलाफ। इन सब ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में काम शुरू किया था अपना तैयारी या कुछ करना, और सिंध हुकूमत ने जून में, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, CCI में ये केस डाल दिया था। सिंध हुकूमत ने एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एकनिक में रुका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मैं उनके लिए ऐसी बात नहीं करूँगा। इसलिए एक ही कॉज है हमारा, इन कनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? कोई इस नहीं कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। तो मैं वकीलों का बहुत एहतराम करते हुए ये कहूँगा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि वकील बरादरी जो है उनकी पहले भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, जमहूरियत की बहाली के लिए कंट्रीब्यूशन रही है और हम उस सबको अप्रिशिएट करते हैं, हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं। सिर्फ एक उनसे दरख्वास्त ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों से, और देखें ये मैंने आपको कई बार कहा था, आप लोग मीडिया वाले भी नहीं मानते थे, लेकिन अब शायद मान जाए कि जी जुलाई से इस पे काम नहीं हुआ। जुलाई में थोड़ा बहुत
काम नहीं हुआ था, अगले कुछ लाख रुपयों का इधर मट्टी इधर उधर की थी जो उन्होंने, उसके बाद काम नहीं हुआ। तो ये कौन थे? जुलाई में तो बहुत ही एहतराम के साथ, शायद आपको भी पता नहीं था कि कोई ऐसा मंसूबा है, सिंध हुकूमत ने रुकवाया था। हम इस पे स्ट्रगल, और जब अब ये भी कहा जा रहा है ना कि अब ये पीपल्स पार्टी क्यों निकली है, इसलिए सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा, हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं कि उन्होंने ये बदगुमानी पैदा की कि खामखा के इफ्तिताह दिखा के, जो कि इफ्तिताह भी नहीं थे, तो पता चल गया सबको कि इफ्तिताह भी वो नहीं थे इस सूबे के लोगों के अंदर। इसलिए फिर हमने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोचा कि वो खुद लोगों के पास जाएं और उन्हें हकीकत बताएं, तो इसलिए जलसे जुलूस कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, मैं खत्म कर लूँ, एक दरख्वास्त है, हम साथ हैं इस पूरे, हम ये नहीं कहता कि हम आगे चलें भाई, हम आपके पीछे हैं। जो भी आप सब, जिस चीज़ में आपका ईगो सेटिस्फाई हो, मैं तैयार हूँ। ये आपने किया, मैं ये भी मानने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, अच्छी बात है। मैं तो एक बार भी, और बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारे लिए हर किस्म की बातें की, अपोजिशन ने कम हर किस्म की, लेकिन मैंने आज यही कहा है, सिर्फ एक चीज़ की गलत खबर ना दें, लोगों के अंदर खामखा का इस्तराब ना फैलाएं। प्रोजेक्ट जुलाई से रुका हुआ है, प्रोजेक्ट का अप्रूवल एकनिक में नवंबर से रुका हुआ है, एकनिक ने अप्रूव नहीं किया, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकनिक में उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बात पे मैं नाखुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया। और हम यही चाहते हैं ये जल्द से ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म। हाँ, जो पानी के मसाइल हैं, जो हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार हैं कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। ये कनालों से एड्रेस नहीं होगा, ये हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के एड्रेस होगा, ये हम बेटर एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर से एड्रेस होगा, जो हम बता चुके हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ कि मैं सब दोस्तों से, चाहे वो वकला हों, चाहे अपोजिशन की जमातें हों, एहतजाज करें, ज़रूर करें, इसलिए कि अच्छी बात है ना, वही कॉज है जो मेरा कॉज है, जो सिंध के लोगों का कॉज है। लेकिन जो लोगों को तकलीफ़ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल कर लें, थोड़ा सा ख्याल कर लें। एहतजाज के कई तरीके होते हैं, आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? मैं कह रहा हूँ, मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ उनके एहतजाज को, लेकिन ये तो सोचे ना कि आपने अगर 700-800 लोग हों या 1000 हों या 50,000 लोग हों, मतलब मुझे नहीं गिनती मैं नहीं करना चाह रहा, इसलिए गिनती करूँगा तो फिर नाराज़ हो जाएंगे कि कितने लोग हैं या कितने नहीं हैं। या 10-15 लोग अगर M9 को बंद कर दें और हुकूमत सिंध कुछ ना करे, इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस कैनाल के मामले पे सब साथ रहें, इकट्ठे रहें। उनको भी ये सोचना चाहिए कि सिंध के लोगों को साथ रखना है। जो तकालीफ हो रही है, मैंने उधर देखा है, जो मेरे पास वीडियोस आई हैं, एम्बुलेंसेस को रोका गया है, फिर बाद में छोड़ दिया गया है। वहाँ पे मवेशी हैं जो शदीद तकलीफ़ में हैं और उनके मालकान शदीद तकलीफ़ में हैं। तो बराए मेहरबानी एहतजाज अपना जारी रखें, हम आपके एहतजाज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ में ना लाएं। एहतजाज का तरीका ये भी हो सकता है, रोड से आप हटके साइड रोड खुला रखें, सब लोग देख रहे हैं, आप जितने भी लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जब रोड पे होते हैं ना तो हम शायद कम गिनते हैं, जब एक जगह खड़े होंगे तो हमें पता चलेगा कि लाखों लोग जमा हैं या करोड़ों लोग जमा हैं, वो सब आप भी रिपोर्ट करेंगे। लेकिन रोड बंद करने से आप अपने लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। अच्छा शाहब, आपने जिस तरह जिक्र किया कि वफाकी हुकूमत इस तरह जो पूरी पाकिस्तान में इस वक्त लोग बंद हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बंद है, वफाकी हुकूमत की संजीदगी कहाँ है? कि वज़ीर आज़म लाहौर के वज़ीर आज़म है, वफाकी हुकूमत की कहीं संजीदगी नज़र आ रही है? किसी सतह पर रब्ता हो रहा है? मैंने आपको बताया ना, आज से कुछ दिनों पहले, 3 दिन पहले ग़ालिबन राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा कि जी मुझे, जो मैंने सुना था कि वज़ीर आज़म साहब से और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से हमें डायरेक्शंस आई हैं कि आप इंगेज करें, हमने उसी वक्त उसको वेलकम किया। शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो पार्टी लीडरशिप और सब सलाह मशवरे के बाद का, जी हम इसको बिल्कुल वेलकम करते हैं। अगले दिन
رانا ثناءاللہ صاحب کا فون آیا, اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا. تو وہ انگیجمنٹ انہوں نے کی تو ہے. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی مجھے بتا دے کہ اگست کے بعد, جولائی اگست میں جو کیا وہ کام بھی نہیں ہوا ہے. میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ وہ کام میں کچھ تھوڑا سا مٹی ادھر ادھر کر دی ہے, مطلب 0.00001% کام جو ہوا ہے وہ بھی آج سے 10 مہینے پہلے. اس کے علاوہ جب کام نہیں ہوا تو یہ تو سندھ حکومت ہے نا. ادھر جو لوگ شروع ہوئے, آپ پہلے نکال کے دیکھ لیں, نومبر میں پہلا بیان آیا تھا کسی کا, پھر دسمبر, پھر جنوری, پھر وکلا بھی آ گئے. میں سب کو ویلکم کر رہا ہوں. میں تو پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہی میرا کاز ہے نا, یعنی سندھ کے لوگوں کا کاز ہے, تو میں کیوں ناراض ہوں گا. لیکن ایک چیز اور ذرا دیکھ لیں, میں اگین یہ کہنا نہیں چاہتا, لیکن کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے. بہت غور سے دیکھیں, اگر ہم فیل ہو گئے ہو نا, میں نے بہت پہلے کہا تھا بھائی اگر ہم فیل ہو جائے, اللہ نہ کرے کہ ہم سمجھیں کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے, تو پھر تو ہم بھی کال دیں گے. ہم بھی سیاسی جماعت ہیں, ہر قسم کے احتجاج جانتے ہیں, ہم نے پہلے بھی کیا, ہم نے ڈکٹیٹرس کے خلاف کیا, ہم آگے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہو نا, لیکن آپ ایک چیز جو کہ بنی نہیں رہی, ہاں پلانز ہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا, آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں یار پلان تو ہے, پلان کوئی بھی بنا سکتا ہے. وہ روکی ہوئی ہے, ہم نے اپروول نہیں ہونے دیا. اس کے باوجود اگر آپ اس نہج پہ باتوں کو لے آئیں گے, جیسے میں نے کہا نا, احتجاج ضرور کریں, روڈ بلاک کریں, لوگوں کو تکلیف ہو, تو کوئی اور فیکٹرز پلے ان کر سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے. اگین میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں, شاید وہ یہ سوچ نہیں رہے. اور میں وفاقی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ چیزیں درست نہیں ہیں اس وقت, انہیں جلد ایکشن لینا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2-3 آج جہاں تک مجھے پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب ٹرکی جا رہے ہیں, یا چلے گئے ہیں, روانہ ہو گئے ترکیہ. یہ مجھے پتہ ہے کہ کل شاید واپس آ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سندھ کے لوگوں کی, ایون اپر رائپیرین میں, لوور اپر رائپیرین, یہ سندھ پنجاب کا جھگڑا نہیں ہے, لوگوں کا جھگڑا نہیں ہے. یہ اپر لوور رائپیرین کا تو میرے اپنی شاخ پہ جس پہ میں ہوں ادھر بھی جھگڑے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. لیکن حکومت کا کام ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ اس پہ فیصلہ کرے. ایون انگریزوں نے جب اپر رائپیرین نے اسکیمز بنانی چاہی تو لوور رائپیرین کے اعتراض پہ انگریزوں نے اسکیمز, جب انگریز حکومت کرتا تھا اس ملک پہ, اس خطے میں, انہوں نے نہیں الاؤ کیا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب انصاف سے کام کریں گے, مجھے پوری امید ہے. اس لیے کہ میں یہ کہوں گا نا کہ انہیں پتہ ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہے اس کے, سب کو پتہ ہے. مطلب یہ بنا دیجیے منصوبہ پہ تو کافی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارا بجٹ بھی آ رہا ہے, اس میں ظاہر ہے وفاق سے نہ پہلے بھی مل پائے, نیسی روڈ پہ وہ ہم کہتے رہے, 10 دفعہ کہتے رہے نہری مسئلے پہ, تو وہ بھی ایک ایشو اسٹل اپنی جگہ پہ. دوسری بات, یہ جو منصوبہ ہے ظاہر وفاق کا ہے, لیکن یہ منصوبہ ایک ریاست نے پاکستان نے شروع کیا ہے, تو اصل بات ہم میرے خیال سے وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ. میں جواب دے دیتا ہوں, آپ کیوں اتنا گول گھما کے کیوں کر رہے ہیں یار. میں سیدھا جواب دیتا ہوں, آپ کو پہلے بھی دیا ہے. سب سے پہلے آپ نے NFC کی بات کی. NFC کے اوپر میں نے کئی بار اور پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز میں بھی کہا ہے, اور کل مجھے ایک خط ملا جو 19 اپریل کو ہے نا, یہ پرانا 19 اپریل کو ایک خط فیڈرل فائنانس منسٹر جو ہیڈ کرتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کو, انہوں نے خط بھیجا ہے. 1 سال اور کتنے 2 مہینے ہو گئے تقریباً حکومت کو آئے ہوئے, یعنی 14 مہینے بعد خط بھیجا ہے کہ سندھ اپنا نمائندہ, اس لیے NFC کے اندر فائنانس منسٹر ممبر ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ ممبر نامنیٹ کرتی ہے صوبائی حکومت, وہ ممبر ہوتا ہے. تو آپ اپنا نمائندہ نامنیٹ کریں 14 مہینے بعد. کل میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ خط آیا ہے میرے پاس, کل مجھے ملا ہے, اور انشاءاللہ آج تک یا لیٹسٹ کل تک ہم اپنے نمائندے صلاح مشورے کے بعد ہم اپنا نمائندہ اس میں انشاءاللہ دے دیں گے, تاکہ تو یہ سیریسنس, اور میں اس پہ ہم اعتراض کرتے رہیں. دوسرا میں نے آپ کو کہا, دیکھیں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے ملک میں. ہم کاشتکاروں کے بہت ایشوز ہیں. اس سال جو گندم کے ساتھ ہو رہا ہے, پچھلے سال ہوا, اس سال دوبارہ ہو رہا ہے. ہم سب اس سے, میں نے کل
टेलीविज़न पे एक पंजाब के फार्मर्स एसोसिएशन थी, कोई मैं नाम भूल गया हूँ, एक बुज़ुर्ग शख्स थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, और वो बहुत, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो बहुत नाराज़ थे कि जी पिछले साल हमने तो गंदम खरीदी थी, हमारे पास अभी तक 13 लाख टन गंदम पड़ी हुई है सिंध हुकूमत के पास, जो हमने कर्ज लेके ख़रीदी थी पिछले साल। पंजाब हुकूमत ने पिछले साल भी नहीं ख़रीदी, इस साल भी नहीं ख़रीदी, स्कीमें अनाउंस कर रही है जिनका मेरा ख्याल है, खैर वो मैं नहीं कहूँगा, अच्छी बात है वो स्कीमें अनाउंस कर रही है। इस वक्त फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ वो मैं जो कह रहा था कि उस बुज़ुर्ग शख्स ने, जो फार्मर थे, ज़रूर कुछ नाम नहीं मुझे याद है, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि अगले साल फार्मर्स कोई गंदम काश्त करेंगे तो उनकी भूल है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खपत के लिए गंदम काश्त करेंगे, नहीं तो हम किसी और फसल पे चले जाएंगे अगर मुझे इतना नुकसान होगा। तो ये आंखें सबको खोलनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में हमने करना क्या चाहिए, मैं इसका हल भी बताता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक चीज़ कह के बात, इस वक्त गंदम में हमारी पाकिस्तान की एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 30 मन फी एकड़ है। ये आप देख लेंगे, हिंदुस्तान जो बराबर का मुल्क है उसमें 45 से 50 मन फी एकड़ है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है, 60 से 65 मन फी एकड़ है। वो पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि वो ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर करते हैं। अगर हम 30 मन से 50 नहीं जो इंडिया कर रहा है, बीच में आ जाते हैं, 40 मन कर लें अगले 1-2 साल में मेहनत करके, ऐसे नहीं होगा। हमने नए सीड्स देखने होंगे, हमने अपनी प्रैक्टिस बेहतर करनी होगी, लेज़र लेवलिंग करनी होगी ताकि पानी की खपत, पानी पूरी तरीके से जाए। 30 से 40 कर लें तो ये 30% इजाफा है। 30% इजाफे का मतलब है आपने 30% एडिशनल ज़मीन आबाद कर ली तो आपका तो मसला हल हो गया। इसी तरीके से कॉटन आ जाए, दूसरा आपका जो मेन स्टेपल क्रॉप है। आज से 20 साल पहले हम 14 मिलियन बेल कॉटन की करते थे आबाद। हमारे साथ वाले मुल्क, मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं है, वो अपनी प्रोडक्शन 3 गुना कर चुके हैं, ज़मीन ज़्यादा आबाद करके नहीं, वो कर चुके हैं अपनी प्रोडक्शन बेहतर करके, पर एकड़ यील्ड बेहतर करके। हम 14 मिलियन से 6-7 मिलियन पे आ गए। इस पे काम करें ना, क्या हुआ है हमें, इन चीज़ों पे हम काम करें कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो टाइमिंग चेंज हो रही है, इस पे आए, सब साथ मिलकर काम करें। जहाँ तक रेगिस्तान को आबाद करने की बात है, बहुत बातें करते हैं लोग, कहते हैं हिंदुस्तान ने इंदिरा कनाल कर दिया। मैं आप सबसे कहता हूँ, इंटरनेट है, सब पता चल जाता है। आप सिर्फ वो होती है ना ये जो चैट जीपीटी, उसमें लिख लें कि व्हाट हैज़ बीन द फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंदिरा कनाल जो उन्होंने बनाया इन इंडिया, वो आपको पूरा कीजिए। हाँ, हुआ तो है, ज़मीन भी ज़्यादा आबादी होगी तो सही ना, पानी ले जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियली लॉस है। सोशल सेक्टर में हुआ है, वहाँ पे भी ज़मींदारों को, लोगों को तकलीफ हुई है, इसलिए अपर राइपेरियन को मिल जाता है, लोअर राइपेरियन को मिलता है। हम इस टाइप की चीज़ें करते क्यों हैं? पानी का जहाँ तक मसला है, 1945 में उस वक्त सिंध पंजाब एग्रीमेंट जो हुई थी, सिंध पंजाब अपर लोअर राइपेरियन, ये सिंपल बात है, जो एग्रीमेंट हुई थी उसके अंदर जितना पानी इंडस में था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। 1945 के सिंध पंजाब एग्रीमेंट के अंदर सक्कर बराज का तो जिक्र है इसलिए कि वो बनी हुई थी 45 में, 1932 में बन गई थी। गुलाम मोहम्मद यानी कोठड़ी बराज बनी नहीं थी, लेकिन उसका भी जिक्र है उसमें, इसलिए कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पानी। इसी तरीके से गुड्डू बराज बनी नहीं थी, उसकी भी एलोकेशन है, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पानी। इसी तरीके से पंजाब की बहुत सारी नहरें हैं जो उन्होंने कहा था कि जी जितना पानी मौजूद है ये सब काम हो सकता है, और उन्होंने एलोकेट कर दिया। मज़ीद एरिया को कास्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इरिगेशन प्रैक्टिसेस बेहतर करनी होंगी। आपने ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि आपके पास पानी मौजूद है। इस वक्त आपके पास पानी मौजूद नहीं है एडिशनल नहरों के लिए, बहुत सिंपल बात है। जिसको चाहें हम बता दें, तो आपने जो बात की ना फलाना, यार सबको ये हम मतलब ये खुलेआम कह रहा हूँ, इसके बावजूद वो नहीं कर रहे। अच्छा, काम तो नहीं कर रहे हैं ना, हाँ वापस नहीं लिया अभी तक, इंशाल्लाह वापस भी लेंगे। ठीक है जी, आखिरी सवाल कर लें, बहुत हो गया। मैं इधर आया था पोप फ्रांसिस के नॉलेज के लिए। साहब ने की है कि एक तो सब कराची में इंटर के एग्जाम हो रहे हैं,
होने वाले हैं, लेकिन चेयरमैन अब तक नहीं तैनात हो सका। क्या इंटर के तैनात हो रहे हैं, लेकिन इनको लेट हो गए क्योंकि ग्रेस मार्क्स वाला मामला भी है, वो भी हल नहीं। मैं आपको जवाब देता हूँ। और सर दूसरा कार्डिनल साहब से सवाल है कि मस्लिम गाजी को प्रश्न सवाल पर आप क्या पैगाम देंगे? मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ आपको, इसलिए कि ज़रूरी बात है। देखें, हमने थ्रू अ कम्पिटिटिव प्रोसेस एक सर्च कमेटी के थ्रू चेयरपर्सन जो थे बोर्ड्स के वो किए, और जो टॉप रैंक्ड बंदा था उसमें एक रिटायर्ड 22 ग्रेड का अफसर, 22 ग्रेड तक जाने के लिए ज़रूर, और फेडरल सर्विसेज का अफसर जो कई इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रह चुका था, उसने ऑप्ट किया, उसने अप्लाई किया और उसको मेरिट पे, इसलिए कि मेरिट में इससे ज़्यादा क्या हो सकती है, सेलेक्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली उससे पूछा भी गया था जब वो इंटरव्यू पे भी आया, लेकिन उसके बाद उसने मना कर दिया कि मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता। तो ये एक हमारे लिए तकलीफ हुई। हम इस पे देख रहे हैं कोई फ़िलहाल स्टैंड बाय अरेंजमेंट करें, लेकिन सिंसेरिटी हुकूमत सिंध की, इससे आप जाहिर कर सकते हैं कि एक सर्च कमेटी में, और ये मैं बिल्कुल कहता हूँ कि कोई बता दे जो भी हमने किया था सब मेरिट के अंदर हमने चेयरपर्सन, इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट हो गया कि उसने ज्वाइन नहीं किया, और हम कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट उसके करने के लिए जा रहे हैं ताकि लोगों को, स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ ना हो। ख़त्म हो गया।